ये रहे आपके विज्ञान के वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न, ये रहे लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये रहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये रहे महत्वपूर्ण डायग्राम, और ये रही विज्ञान की वायरल टॉपर की कॉपी। आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th में और विज्ञान का पेपर 2025 में देने वाले हो तो समझ लीजिए कि 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपका विज्ञान में लगभग 95% फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा विज्ञान का A to Z निचोड़ लेकर आ चुका हूं। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपकी सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयारी किया है तो इसको तैयार करके आप 95% फोड़ कर आओगे क्लास 10th विज्ञान में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इसको सारी चीजें लिखने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो इसके लिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो इन सब का PDF वहां पर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्शन करके बना रहे हैं Al2O3 + 2Fe। इसमें कौन सी अभिक्रिया है? देखिए भाई इसमें अभिक्रिया बताना है और आयरन को विस्थापित कर दिया गया है तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर H2SO4 के जली विलयन का pH मान कितना होता है? H2SO4 के जली विलयन का pH मान, H2SO4 क्या होता है? अम्ल होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो देखिए जो भी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती है धातु है वो मतलब कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसमें जो कौन सी धातु है वो हाइड्रोजन से नीचे है, ये जो है कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है ना। C वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं अच्छे से इनको चुन कर लाया हूँ जिनको आप अच्छे से तैयार कर सको। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घबराइएगा नहीं, अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा वीडियो को। कह रहा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? तो ये जो बनाता है जिंक बनाता है। क्या? जिंक। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है? तो वो 4 होती है। कार्बन कितना? 4 बंध बनाता है इस प्रकार से, इसकी संयोजकता 4 होती है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है, यहाँ पर नो नारायण यानी कि कीटोन होगा। कीटोन का इस तरीके से सींग निकला होता है, तो देखिए इसमें निकला है ना, तो यही राइट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है? तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। पोटेशियम का होता है किसके साथ बताइएगा? उसके बाद यहाँ पर सोडियम का पोटेशियम के साथ होता है, और एल्यूमिनियम का किसके साथ होता है? बता दीजिएगा कमेंट करके। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3 है, यानी कि जो अम्ल का भी बिहेव करे और क्षार का भी बिहेव करे उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए निम्न में से निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? P2O5 है, P2O5। मुद्रा मिश्र धातु है, क्या है? Cu 95% होता है। Sn यानी कि सेंटिनम यहाँ पर 4% होता है, और प्लेटिनम P यानी कि 1% होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, किसको अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश, जल, खनिज सबको, यानी कि देखिए क्लोरोफिल बोल रहा है ना, तो प्रकाश को केवल अवशोषित करता है। यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी कौन नहीं है? तो विषमपोषी जो है मनी प्लांट नहीं है। हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है मेरे भाई? तो हेमोग्लोबिन का कार्य जो होता है श्वसन में हेमोग्लोबिन कार्य करता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना।
निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय का भाग फल में बदल जाता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। कहाँ से? प्लेसेंटा से, गर्भनाल जिसको बोलते हैं उसी से। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका नहीं है। कौन सा? शुक्रवाहिका। मादा यानी कि जो फीमेल का पूछ रहा था, तो शुक्रवाहिका नहीं हो जाएगा। चलिए, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग आप लोग जानते ही हैं, पढ़े होंगे, तो मटर के पौधे पर किया था, क्योंकि मटर जो होता है उसमें कम समय में उसको उगाया जा सकता है। उसमें 7 अलग अलग लक्षण थे, इस कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है। एक द्विसंकर का 10 रूप क्या होता है? द्विसंकर का 10 रूप होता है 9:3:3:1, यही राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो देखिए, जिस माध्यम जो माध्यम गाढ़ा होगा, गाढ़ा कहने का मतलब कठोर जितना होगा, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और जो होता है हीरा सबसे ज़्यादा कठोर धातु है, जिस कारण इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में इनका अपवर्तनांक इतना है, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल बतानी है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। C बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या पूछ रहा था? अपवर्तनांक बराबर ना, अपवर्तनांक बराबर C/V होता है, C/V। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दीजिएगा। यहाँ पर अपवर्तनांक मान 1.5 दिया है और यहाँ पर C का मान 3 × 10 के पावर 8 दिया है, और यहाँ पर V का मान निकाल लीजिएगा, आएगा 2 यहाँ पर × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल वो क्या होगा कि कम होगा। तो हीरे जो होता है अपवर्तनांक हीरे का अधिक होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है मेरे भाई? अनंत होता है। अब आप बोलोगे अनंत क्यों? तो अनंत इसलिए माना गया है क्योंकि आप धरती से तारे देख लेते हो, यहाँ पर नीचे से तारे, सूर्य, चंद्रमा, तो ये दूरी अनंत मानी गई है, जिस कारण इसको हम अनंत बोलेंगे। चलिए, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है, किस रंग का होता है बताना है आपको। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो देखिए, सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी का। और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर होती है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻−19 होती है। अब देखिए, कहीं पर ये भी पूछ देता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6.25 × 10⁻18 होती है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है एमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बताना है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। चलिए, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो ये जो आपका उत्पन्न करता है चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, क्योंकि आवेश जानते हैं चार्ज को बोलते हैं, और चार्ज जहाँ पर होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एकदम स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है बताना है। जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम है, क्योंकि जीवाश्म कहने का मतलब कि जो बहुत कम बचे हुए हैं पृथ्वी पर, इसी को जीवाश्म बोला जाता है, जो अब समाप्त होने के कगार पर है। निम्न में से कौन सा एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है O3, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। पूरे MCQ क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया है। अब देखेंगे हम क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, अच्छे से एकदम इत्मीनान से बैठकर देखिए, कोई घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पर क्लास 10th विज्ञान 2025 पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय। देखिए कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए 2018, 20, 22, 23,
24 हर साल पूछा ही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में क्या होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में दहन करेंगे। दहन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा, CO2 प्लस H2O प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, यानी कि ऊष्मा क्षेपित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसी को हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऊष्माशोषी करने का मतलब अवशोषित करेगी, यानी कि इसमें ऊष्मा की जरूरत होगी। तो देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 2NO- ऊष्मा, यानी कि इसमें ऊष्मा की जरूरत है। अब चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के बताना है बारे में 2019, 20, 22, 23, 24 हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में उदाहरण इसका देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण CuO + H2 जो सबसे फेमस उदाहरण है यही है। अब यहाँ पर Cu बनाएगा और H2O, यहाँ पर H2 और O2 मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब देखिए यहाँ पर Cu के साथ O था, लेकिन बाद में जब रिएक्शन हुआ तो Cu के साथ O हट गया, यानी कि ऑक्सीजन की हानि हो गई। तो इसके साथ क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि उपचयन हो गया। इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हर साल पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर संक्षारण क्या होता है, और संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए 18, 19, 20, 22, 24। संक्षारण मतलब देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। अब देखिए जो भी कोई धातु है, समझिएगा ध्यान से, धातु क्या होता है, धातु देखिए धातु लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातुएं कही जाती है। तो ये जब भी आर्द्रता के संपर्क में आएगी, यानी कि नमी के संपर्क में आएगी, तो उसका क्या होता है ना कि ऊपरी परत क्षय होने लगती है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में झरना बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मतलब कि ऊपर मतलब क्षरित होने लगेगी ऊपर का परत। तो ऊपर का परत क्षरित होने लगेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। आप नॉर्मल डेली लाइफ से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हर साल पूछा गया, दो उदाहरण पूछ रहा था। तो आप जानते हैं कि चांदी जो होता है ना, चांदी उसके ऊपर काले काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पायल वगैरह होती है और यहाँ पर गले में चेन वगैरह पहना जाता है, उसमें काली काले रंग की परत चढ़ जाती है, वही संक्षारण का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद सोना पर देखेंगे ना, सोना पर तो वहाँ पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, या मतलब तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यही दो संक्षारण के अच्छे उदाहरण हो गए, ठीक है ना। चलिए अच्छे समझिएगा अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाना से पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच परास बताइए, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए पीएच पैमाना होता क्या है। पीएच पैमाना बेसिकली आप जान लीजिए कि एक थर्मामीटर जैसे होता है, सेम उसी प्रकार से पीएच पैमाना भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे थर्मामीटर आपको बताता है कि कितना बुखार है, कितना मतलब कम बुखार है कि अधिक बुखार है, सेम उसी प्रकार से पीएच पैमाना होता है। और उसमें 1 से लेकर, इस प्रकार से मान लीजिए कि ये पीएच पैमाना, या फिर इसी को मान लीजिए ये 1 से लेकर होता है कितने तक, 14 तक होता है। और 0 से 7 के बीच में आपका अम्ल होता है, और 7 उदासीन होता है, और 7 से अधिक 14 के बीच में यहाँ पर क्षार होता है। तो बस यही पीएच पैमाना मापता है। तो देखिए पीएच पैमाना क्या हो जाएगा, पीएच पैमाना जो है अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। इस प्रकार से पीएच पैमाना देखिए 0 से 7 अम्ल मापेगा, और 7 उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। अयस्क तथा खनिज में अंतर बताइए, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए खनिज क्या होता है, खनिज जो होता है पृथ्वी के अंदर से जो भी निकाला जाता है उसको हम खनिज बोलते हैं, और नॉर्मल अवस्था में निकाला जाता है बस उसी को खनिज बोलते हैं। देखिए क्या लिया है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, यानी कि विदाउट प्यूरिफाई किए। जैसे पृथ्वी के अंदर से लोहा जैसे निकलेगा तो अभी आपके घर में जो लोहा होगा वैसा नहीं रहता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ईंटा पत्थर जैसा रहता है, वो उसी प्रकार से ईंटा पत्थर जैसा ही निकालना जो है खनिज कहलाता है, यानी कि जिस प्रकार में होगा उसी प्रकार में निकाल दिया जाएगा पृथ्वी से, उसको हम खनिज बोलते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। और उसके बाद अयस्क क्या होता है,
अयस्क होता है कि जो भी खनिज आपके पृथ्वी से के अंदर से निकले हैं उनसे किसी भी धातु को प्रचुर मात्रा में कितनी आसानी से यहाँ पर निकाला जा रहा है उसी को हम अयस्क बोलते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या निकाला, लोहा निकाला, तो लोहा जो निकाला उस अच्छा लोहा नहीं होता, उसमें मिट्टी होती है, मतलब कि मिट्टी भी होती है, कोई अलग भी पदार्थ होता है, तो सबको प्यूरीफाई करके अच्छा सा लोहा बनाया जाता है ना। तो वही अयस्क बोलते हैं कि जिन खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में वह कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि एल्युमिनियम और बॉक्साइड, ये दो यहाँ पर इसके उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर देखिए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी या फिर सजातीय श्रेणी, इसको दो नामों से जाना जाता है। तो देखिए मेरे भाई, सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी कह लो, इसका उदाहरण आपको समझाना है। देखिए हर साल ही बोर्ड एग्जाम में देखिए कितनी बार हमारे मतलब आया था पेपर में, देखिए हर साल पूछा जाता है। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। अब जैसे समझिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में जानते ही हैं, तो उनका जो होता है सूत्र और क्रियात्मक समूह 6-7 होते हैं, वो एक समान रहेंगे, उसी को हम समजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए CH3OH यहाँ पर भी है ना। अब देखिए CH3OH इसमें भी है, यानी कि क्रियात्मक समूह एक जैसे हो गए ना, तो ये समजातीय श्रेणी हो गया। अब यहाँ पर भी OH है, तो इसका भी क्रियात्मक समूह, इसका भी क्रियात्मक समूह एक जैसे हो गए, इसका भी, तो ये सब क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी कहलाएंगे। समजातीय मतलब कि एक ही जाति के। अब इसका भी जाति के बाद कुछ लिखा है, मान लीजिए कि ये पूरा नाम हो गया, नाम के बाद ये जाति लिखा है, ये नाम हो गया, नाम के बाद ये जाति लिखा है, तो ये सब एक ही जाति के ना होंगे मेरे भाई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। चलिए, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। 13, 15, 18, 22, 23 प्लस हाफी अली प्लस 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब एकल बंध से जुड़ा रहेगा उसको संतृप्त बोलेंगे, और असंतृप्त यानी कि जब 2 या 3 आबंध से जुड़ा रहेगा उसको असंतृप्त बोलेंगे। देखिए लिखना कैसे है कि जिन यौगिकों के सारे कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए एकल आबंध से जुड़ा है, यहाँ पर CH4 एकल आबंध से जुड़ा है, फिर यहाँ पर देखिए C2H6 यहाँ पर देखिए एकल आबंध से जुड़ा है, फिर ये भी एकल आबंध से जुड़ा है। तो एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बहुत हो गया। उसके बाद यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जो एकल आबंध से नहीं जुड़ेगा, उसी द्वि या त्रि आबंध से जुड़ेगा, उसको असंतृप्त बोलेंगे। तो देखिए जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंध से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ बनाना है आपको इसका, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आबंध से जुड़ा है C2H4, यहाँ पर C2H2, ठीक है ना। इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ पर 3 आबंध से और यहाँ पर 2 आबंध से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कितने बार पूछा गया है। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब कार्बनिक यौगिक में बताना है, पहले वाले चैप्टर जैसा नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक अणु या परमाणु या समूह का किसी अन्य परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई तो देखिए, किस कार्बनिक यौगिक का जो कोई एक कार्बनिक अणु होगा, परमाणु होगा, उसका किसी दूसरे कार्बनिक अणु या परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मीथेन का क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे ना धूप में, तो यहाँ पर CH3Cl बन जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। तो ये देखिए 2 कार्बनिक यौगिक हैं और इनका रिएक्शन हुआ, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया, और यहाँ पर H 4 था तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4 हो गए। इस प्रकार से ही आपको कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है। अब ये हमारा बन गया क्लोरोमेथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। चलिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर C2OCOC 17H35, फिर CHOOCOC C17H35 प्लस NaOH, और यहाँ पर वसा को भी ऐड कर लीजिएगा और इसका रिएक्शन हो गया तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और ये साबुन बन गया। साबुन का सूत्र यही होता है C17H35 COONA। यहाँ पर Na का जगह K भी हो सकता है, यानी कि पोटेशियम भी हो सकता है।
एष्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एष्टीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि एल्कोहल जब क्रिया कराएगा ना, अम्ल एल्कोहल से क्रिया करेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, एस्टर और जल बना देगा। इसी को हम एष्टीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ध्यान से, जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल भी अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यही आपको बता देना है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है, प्लस यहाँ पर देखिए ये किसके साथ कराया जा रहा है क्रिया, एल्कोहल। यहाँ पर OH रहेगा तो ऑल जुटेगा, ठीक है ना। तो एल्कोहल है ये। अब H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा एस्टर बन गया और जल बाहर निकल गया, तो यही एष्टीकरण हो गया। यकृत क्या है, इसके 3 प्रमुख कार्य बताइए। देखिए हर साल पूछा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होती है। यकृत बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। यकृत किसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, लीवर को बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का स्राव करती है। देखिए यकृत की खास बात होती है कि उसको अगर 95% भी काट दिया जाए ना तो भी अपने आप को बना लेगा, क्योंकि उसमें हेपेटाइटिक सेल पाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा ये करके अपने आप को बना लेती है। तो ये मतलब उसकी बहुत खासियत बात है। अब जो होता है यकृत के कार्य पूछा गया, तो यकृत कोशिकाएं हेपरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। आप तो जानते हैं हेपरिन का नाम, हेपरिन जो होता है ब्लड में होता है, तो वो कहाँ पर बनता है, यकृत में बनता है। और वो क्या करता है, रुधिर को जमने से रोकता है। तो ये बनने का कार्य इसका कौन कराता है, यकृत कराता है, याद रखिएगा। आमाशयिक रस को अम्ल को प्रभावित करने के लिए पित्त रस बनाता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। अब जैसे कि आमाशय में आप करेगा खाना तो वो अम्ल के रूप में होगा। अब जैसे ही छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत का जो होता है ना, छोटी आंत कहती है कि हमें अम्ल नहीं चाहिए, अम्ल कहेंगे तो हम सीधे भेज देंगे, उसको चाहिए क्षारीय माध्यम। अब भाई अम्ल जो पहले से अम्ल आया है अब उसको कैसे क्षार करेंगे, तो यही पित्त रस बनाता है, एक रस बनाता है जिसको आमाशयिक रस बोलते हैं। यही छिड़क देता है तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो यह क्या करता है, छोटी आंत उसको पचा देती है अच्छे से। यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन तथा पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटीन और पेप्टोन को किस में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में। यह रुधिर के निर्माण में सहायता करता है, जो कि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का संचय, निर्माण व टूट-फूट कार्य होते हैं। यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं किस में बनती हैं, यकृत में बनती हैं। चलिए वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन क्या होता है मेरे भाई, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ये होता है। देखिए ध्यान से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर होता है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है और इसमें ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें CO2 तथा जल का अंतिम उत्पाद बचता है। लेकिन इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं और उसके बाद इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं और 2 ATP इसी में जाकर जुड़ जाते हैं, मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज बनता है उसी में, इसमें नहीं ग्लूकोज में। देखिए यहाँ पर पौधों में वातारंधों की उपयोगिता लिखिए, हर साल पूछा जाता है। पौधों में वातारंधों की उपयोगिता है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में सहायक होता है। काष्ठीय तनों के बाहर एक छाल उपस्थित होता है जो कि कार्य कोशिकाएं होती है जो गैसों का विनिमय करती है। हरे पौधे के तने में रंध्र पाए जाते हैं अर्थात गैसीय विनिमय आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियाँ उदाहरण सहित लिखिए। 2 विधियाँ नहीं, विधियाँ पूछ रहा है, 2-3 ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। देखिए कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जिन पौधों में बीज नहीं होता है उनको किसी और तरीके से, किस तरीके से, कलम लगाकर ही भाई, कलम लगाकर, दाव लगाकर उसके द्वारा एक नया पौधा बनाना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। समझ गए ना। देखिए इस प्रकार से जड़, तना, पत्ती द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। अब देखिए पहला कलम लगाकर, अब इसको रटिए मत, छोड़ दीजिए कलम। इसमें क्या किया जाता है कि किसी पेड़ के तने को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है और दबाने के बाद कुछ दिन बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं। अब उसको काट कर कोई अलग जगह पर रोपण कर दिया जाता है, इसी को हम कलम लगाना बोलते हैं। जैसे गुड़हल, गुलाब, कैक्टस आदि में हम इसी प्रकार से उगाते हैं। ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डेली लाइफ में ये जानते ही हैं। दाव लगाना,
अब देखिए कुछ पेड़ जो होते हैं उनकी शाखाओं को क्या किया जाता है, झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से भी जड़ें निकल आ जाती है और उससे भी उसको काट कर अलग करके यहाँ पर क्या नया पौधा लगा दिया जाता है। दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है कि ये शाखा को किया जाता है, ये छोटे मोटे पेड़ों को किया जाता है। आप देखिए पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उदाहरण से समझाना है। तो स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों में 2 या 2 से अधिक भागों को काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके नया जीव बना लेता है, इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। स्पंज जो होता है ये आपका हाइड्रा है, स्पंज हाइड्रा है, तो इसको देखिए इसके किसी भी भाग को काटेंगे, ये कट गया ना तो इसको काट कर छोड़ देंगे ना तो ये अलग अलग मैच्योर हो जाएगा। ये पहले था, इसको 2 भाग में काट दिए तो ये देखिए अलग अलग मैच्योर होकर फिर से अपना जीव बना लेगा। कितने भी भाग में काट दीजिए, 2 से अधिक भागों में, ये खुद से मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखिए विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो उस विपरीत लक्षणों में संकर को एक संकरण कहते हैं। यानी कि देखिए सिंपल समझना है कि एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का जब संकरण कराया जाता है तो उसको हम एक संकर बोलते हैं, एक संकर क्रॉस। अब लाल फूल वाले को सफ़ेद फूल वाले के साथ क्रिया कराएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक संकर, क्योंकि एक ही, ये लाल और ये सफ़ेद एक ही लक्षण है, कोई 2 अलग अलग है नहीं। अब देखिए द्विसंकर में जब 2 विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के बीच यहाँ पर लक्षण का अध्ययन करेंगे या फिर क्रिया कराएंगे तो इसको द्विसंकर बोलते हैं। जैसे पीले बीज वाले और गोल पीले बीज वाले, यहाँ पर होगा गोल पीले बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण, याद रखिएगा क्योंकि ये गोल पीला 2 हो गया यहाँ पर भी, तो इसी कारण इसको हम द्विसंकर बोलते हैं। अब देखिए समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण समझाइए। यहाँ पर देखिए हर साल पूछा जाता है। समजात अंग किसे कहते हैं, समजात अंग के मतलब सम मतलब एक जैसा, जात मतलब जात, यानी कि जिनका एक जैसा जो होता है अंग होता है उसको समजात अंग बोलते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर अलग अलग जीवों में एक जैसा मतलब अलग अलग कार्य करता हो लेकिन संरचना एक जैसी हो, यानी कि कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन संरचना बनावट एक जैसी हो, तो उसी को हम समजात अंग बोलते हैं। जैसे पंछी के पंख और मनुष्य का हाथ दोनों ही स्थानांतरित अग्रपाद है, यानी कि पक्षी के पंख मतलब कि वो भी हाथ के तरह ही है और यहाँ पर हाथ मतलब मनुष्य का हाथ भी सेम हाथी के तरह है, लेकिन काम क्या है, अलग अलग है, क्योंकि उनका उड़ने का काम करता है, हमारा खाना खाने का काम करता है। समरूप अंग यहाँ पर ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में समान कार्य करते हैं परंतु उनका आधार वो संरचना समान नहीं होती, उससे समरूप हम कहते हैं। जैसे तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों ही उड़ने के कार्य करते हैं परंतु कबूतर के पंख में हड्डियाँ होती है लेकिन तितली के पंख में होती ही नहीं। उसके बाद मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया, यहाँ पर क्यों चुना, क्यों किया, ये बात सही है। देखिए हर साल पूछा जाता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना क्योंकि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है और इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता है। मटर के विभिन्न लक्षणों वाले प्रजातियाँ सरल से मिल जाती है और यहाँ पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में सामान्य प्रजनन क्षमता रखती है। बस 2 ही लिख देंगे, काम हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है, आवश्यक किरण आरेख बनाइए, हर साल पूछा जाता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब कि जो दूर का दिखाई दे और यहाँ पर नज़दीक का नहीं दिखाई दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाएगी, तो दूरी कम होगी तो व्यास भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निवारण कैसे किया जाएगा, इसमें चश्मे में उत्तल लेंस लगाएंगे ना तो इसका निवारण हो जाएगा। जैसे देखिए दूर में उत्तल लेंस लगाया जाता है और नजदीक मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे ना तो यहाँ पर निकट का भी यहाँ पर बन जाएगा और दूर का भी यहाँ पर बन जाएगा रेटिना पर, तो ये संशोधित हो जाएगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का सेम वही फॉर्मूला है, निकट का दिखाई देगा परंतु दूर का नहीं दिखाई देगा। कारण होता है यही कि नेत्र लेंस की जो होती है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। अब इसका निवारण है अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर पहले मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जा रहा था। अब यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे तो यहाँ पर रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब। अच्छे से इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है, देख ही सकते हो आप।
वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक लिखिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q होता है। फॉर्मूला। विभवांतर क्या होता है? तो यहाँ पर दो विभवों के मध्य अंतर को ही विभवांतर कहते हैं शॉर्ट भाषा में, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है? तो दिष्ट धारा यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? DC करंट, और प्रतिवर्ती धारा को क्या बोलते हैं? AC करंट। इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है DC, और इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है AC। तो देखिए DC करंट जो होता है समय के अनुसार इसका धारा का मान नहीं बदलता है, उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। और प्रतिवर्ती धारा यानी कि समय के अनुसार जिसके धारा का मान बदलता है उससे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, इसको भी बना लीजिएगा। ये आंसर हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया, तो अब हम आएंगे किस पर मेरे भाई? लॉन्ग आंसर पर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए इसका, उसके बाद हम बताएंगे आपको। यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन थोड़े है कि कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा, अपने से भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मतलब लॉन्ग आंसर हमने ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर ज़्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर में, और छोटे छोटे क्वेश्चन ही 3-4 ऐड कर दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर विज्ञान के चित्र वाले प्रश्न जो हर साल पेपर में आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन हाँ ये पेपर में आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। यही इनमें से 1-2 जरूर आ जाएंगे। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2014, 16, 17, 18, 20, 22, 24 हर साल पूछा जाता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से इसका उत्सर्जन तंत्र का फिगर। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे किडनी, यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हाइलम हो गया दबा हुआ पार्ट, यहाँ पर महाधमनी, ये महाशिरा, ये वृक्क हो गया यानी किडनी हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो जाएगा, ये मूत्राशय हो जाएगा थैली जैसा है, और ये आप जानते हैं मूत्र मार्ग हो जाएगा। अब वृक्क किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर वृक्क के बारे में लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है और यह गहरे लाल रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7 और मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 होती है, और भार 150 से 170 ग्राम का होता है। मूत्रवाहिनी क्या होता है? यह एक जोड़ा पतला लंबी नली जैसे संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाया जाता है। मूत्राशय क्या होता है? यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें जल इतना होता है और इतना यूरिया और अन्य पदार्थ संचित रहते हैं, यानी कि इकट्ठा रहते हैं। मूत्र मार्ग क्या होता है? यह एक ऐसा अंग होता है जिसके द्वारा मूत्र को शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है? देखिए नेफ्रॉन इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पर संग्राहक नली हो जाएगी, मूत्रवाहिनी हो जाएगी, आरोही चाप हो जाएगा और रोही चाप हो जाएगा। यहाँ पर घुमावदार है तो कुंडलित नालिका इसका नाम है, ये बुमन संपुट है, ये ग्लूमेरुलस है, और ये अपवाही धमनी है, अभिवाही धमनी है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हेनले का चाप ध्यान रखिएगा, नीचे जो होता है यू जैसा संरचना, इसको हम बोलते हैं। नेफ्रॉन भी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह प्रत्येक विकाणु रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। विकाणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन सा? वोमन संपुट, यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है। इसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, इसमें जिसे ग्लूमेरुलस कहते हैं। हेनले का चाप, यह पतले नली जैसा बना होता है, इसकी आकृति यू जैसी होती है, जिसमें निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप मिलने से बनता है। यहाँ पर संग्राहक नली, यह विशेष प्रकार की नली होती है जहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं और इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। विकाणु के कार्य, रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है, जिसमें ग्लूमेरुलस की पतली दीवारों द्वारा छनता रहता है। रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल का अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वोमन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह निश्चंद वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूमेरुलस आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त
अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती वह भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि इन वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। उसके बाद अंत में ये लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहला कगार वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, ये आपका पराकोश होता है जिसमें पराकण होते हैं, यहाँ पर वर्तिका है, और ये आपका क्या है पुंकेसर है, और ये आपका बाह्य दल है या फिर जिसको दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दल नहीं है दलपुंज है, ठीक है ना, पंखुड़ी को दलपुंज बोलते हैं। अब ये आपका अंडाशय है, छोटे छोटे अंडे दिख रहे हैं ना, अंडे जहाँ पर रह रहे हैं उसी को अंडाशय बोलते हैं। और ये आपका बाह्य दल है, नीचे का जो पार्ट हरा हरा निकला रहता है इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। और ये जो होता है पुष्पासन, यानी कि इसी पर पुष्प बैठा रहता है। अब देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जहाँ शुष्क एवं चिपचिपा होता है जो परागकणों का ग्रहण करता है। यहीं पर परागकण आते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहीं से होकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर पतली नली आती है जिसके कारण परागकण यहाँ से आते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए अब यह वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र का अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जो परागनली विकसित जहाँ पर होती है। परागकोश या पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ परागकण पाए जाते हैं। पुंकेसर क्या होता है, यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग है जिसमें परागकण उत्पन्न होते हैं। अब अंडाशय क्या होता है, यह स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारीय में स्थित होता है जो निषेचन के बाद फल में बदलता है। बाह्यदल क्या होता है मेरे भाई, तो बाह्यदल होता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के अंकुड़ी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पुष्पासन क्या होता है, जिसके उस ऊपर पुष्प बैठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। अब मानव में पाचन तंत्र का चित्र बनाने के आता है, तो देखिए इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर मुख गुहा हो जाएगा, ये ग्रासिका हो जाएगा, ये अमाशय हो जाएगा, ये आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, और ये छोटी जो है यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बड़ी आंत हो जाएगी, और ये गुद्दा द्वार हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे कि इसके द्वारा भोजन को, किसके द्वारा, मुख गुहा के, इसके द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसमें लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। ग्रासिका क्या होता है, यह एक नली जैसी संरचना होती है, इसके द्वारा भोजन अमाशय तक पहुँचता है। उसके बाद अमाशय क्या होता है, यह एक थाली जैसी संरचना होती है, इसमें भोजन संचित रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका अतिरिक्त इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठररस द्वारा भोजन का पाचन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यकृत या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत किससे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह पतला लंबा नली जैसी कुंडली संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यहाँ पर बड़ी आंत, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। गुदा द्वार, इसके द्वारा भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको तैयार कर लीजिएगा, जितने भी बहुविकल्पी बताया, फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पर शॉर्ट आंसर बताया उसको तैयार कर लीजिएगा, जितने भी लॉन्ग आंसर बताया इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इतनी तैयारी एग्ज़ाम में करके जाते हो जितना मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का मतलब विज्ञान में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है ना। इतनी तैयारी करके जाना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ कराओगे। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।